अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक सिक्के के दो रुख हैं, दोनों जातिवाद में डूबे हुए हैं। एक यादववाद की बात करते और एक ठाकुरवाद की बात करते। बल्कि हम तो उत्तर प्रदेश के ओबीसी के हिंदू भाइयों से कहेंगे, भाई आपको हिंदू एकता के नाम पर ठगा गया। हिंदू एकता के नाम पर आपको क्या मिला? यादव ठाकुरवाद मिला। और हमको सेकुलरिज्म और समाजवाद के नाम पर यादववाद मिलता है। आप योगी और सन्यासी को आप ठाकुरवाद का प्रतीक बता रहे हैं। देखिए, वो योगी जरूर है, मगर पुलिस स्टेशन में तो पूरा ठाकुर ठाकुर नजर आता है ना। और फिर जातिवाद देखिए, वो टेनी का मामला वो नजर आता है आपको। गुप्ता साहब मरते हैं गोरखपुर में तो मुख्यमंत्री चले जाते हैं। अल्ताफ काशगंज में मरता है, पुलिस स्टेशन में कोई नहीं जाता। मोदी के खिलाफ ना 2024 में पीएम कैंडिडेट का, हालांकि अभी दूर है लेकिन सोचा तो जा सकता है ना। आपको कौन लग रहा बेहतर होंगे, ममता बनर्जी या राहुल गांधी? वो अंग्रेजी की कहावत है, कमिट द आवर कमिट द मैन। ये मैन होगा वुमन होगा वो तो 24 में पता चलेगा। अभी तो बहुत टाइम है उसके लिए, जल्दी क्यों है? अरे अभी से तैयारी करनी पड़ती है। अरे देखिए क्या होता है, तैयारी देश की जनता करेगी तैयारी। मेरा मानना यह है कि अपोजिशन सबसे बड़ी देश की जनता रहेगी और वो जवाब देगी इस सरकार को, इस हुकूमत को, इस पार्टी को जो हर स्टेप एंटी पीपल लेते जा रही है। मतलब आप कह रहे हैं मंडल और कमंडल पे यूपी का मंडल कमंडल पुराना हो गया। कास्ट और कम्युनलिज्म 2Cs के ऊपर, 2Cs के ऊपर चल रहा है। क्यों भाई, क्यों बनाया अनुप्रिया पटेल को मंत्री? बाघेल साहब को क्यों बनाए? तो क्या वो इसलिए बनाए क्योंकि आगरा के अतराफ में 29 असेंबली सीट है जहां पर बगैर बाघेल साहब के जीत नहीं पाएंगे। इनको कुर्मी वोट होना, तो यही तो देखिए, आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। 2014 के बाद चीजें बदल गई हैं। अरे बदला कौन? नहीं पहले नहीं, जो रोजा इफ्तार होता था वो नहीं होता है। सुनिए एक बात सुनिए। 2014 में भी 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में भी 6% दिया। किसका वोट बड़ा बताइए? क्यों नहीं बोलते आपके हमारे हिंदू भाइयों ने बढ़कर बीजेपी को वोट दिया? 34% से नरेंद्र मोदी को 44% हिंदू वोट मिला और उनके इंडिया अलाइज मिला लिए तो 51% पॉपुलर वोट मिल गया। मुस्लिम वोट तो 6% पर है ना। इसीलिए मैं कहा कि मुस्लिम वोट बैंक कभी इस देश में था ही नहीं, ना कभी रहेगा। यहां पर हमेशा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट बैंक था और रहेगा। तो फिर जो ये सारी चीजें होती थी, सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां करती थी, आपने खुद देखा होगा 2014 तक ये सब होता था। क्या ये तो उसी मुस्लिम वोटर के लिए होता था ना। यही तो हम कह रहे हैं कि ये मुस्लिम वोटर को दिल बहलाने के लिए, उनको धोखा दिलाने के लिए कि भाई तुम्हारा वोट है, तुम बड़े वोट हो। कहे का वोट तुम्हारा भैया? 50,000 मुसलमान बेघर हो गए मुजफ्फरनगर में पार्टीशन के बाद, और उसके बावजूद भी आप बोलते हैं आप सेकुलर हैं समाजवादी पार्टी को। ओम प्रकाश राजभर जी को भूले तो नहीं होंगे आप? नहीं, क्यों भूलेंगे उनको? हम उनसे बातचीत किए, मिले। ये अलग बात है कि वो जिस मोर्चा के वो कन्वीनर थे वो खुद चले गए अखिलेश के पास, तो अब मैं क्या कर सकता हूं उनको? उन्होंने आपको धोखा दे दिया या धोखा हो गया? अब मैं देखिए, आप तो खुल के बोलते हैं। नहीं, अब मैं छोड़ दिया हूं ना, जनता देख रही है। अब खुल के बोलना छोड़ दिए? नहीं, कभी नहीं, खुदा ना खास्ता। यही तो हमारी शनाख्त है, पहचान है। तो मैं वही अब इससे और क्या खुल के बोले? अक्लमंद को इशारा काफी है। नहीं, समझ नहीं पाए सब लोग पूरी। नहीं, पूरे अक्लमंद लोग बैठे हैं। अक्लमंद लोगों को ही आप बुलाते हैं ना अपने प्रोग्राम में, कम सुखन लोगों को तो नहीं बुलाते अपने प्रोग्राम में आप। मैं फिर से पूछ रहा हूं कि धोखा हो गया कि धोखा नहीं, देखिए अब मुझे ये नहीं मालूम कि चुनाव के बाद क्या होगा, वो कहां बैठेंगे, किधर जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप, चुनाव के बाद क्या होगा? अब मुझे नहीं मालूम क्या होगा चुनाव के बाद, नहीं मालूम मुझे। लोग बोलते हैं, क्या नहीं मालूम सच्चाई क्या है। फिर कुछ अंदर से खबर तो नहीं आई उधर से आपके पास? नहीं, पंकज साहब, अंदर की बात तो आपसे ही मालूम होती है हमको। मुझे क्यों आप फंसा रहे हैं? मैं दूसरा ये पूछ रहा था, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कि आपका कमिटमेंट था जब आप उनके साथ थे, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, राजभर जी के साथ, कि 100 सीटों पर AIMIM लड़ेगी। अब पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी? क्या कोई अलायंस पार्टनर ढूंढ रही है? हम देखिए, हमारे अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने इस बात का फैसला लिया कि वो 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी आज भी जारी है। अब किससे अलायंस होता है नहीं होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। किसी से बात नहीं बनी तो अकेले ही लड़ेंगे, पतंग उड़ाएंगे?
चुनाव तो लड़ना यकीनी है इंशाअल्लाह ताला, चुनाव तो लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल लड़ेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी साहब, आप यहाँ आए, इतना लंबा वक्त दिया, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया पंकज। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव न केवल बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बड़ा फर्क ला सकती है। असदुद्दीन ओवैसी एबीपी न्यूज के खास चुनावी कार्यक्रम घोषणा पत्र में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने यूपी में सियासत को लेकर बेबाकी से जवाब देते हुए कहा। ओवैसी ने साफ साफ कहा कि यूपी का चुनाव जाति और सांप्रदायिकता के आधार पर जीता जाता है। ओवैसी से पूछा गया कि यूपी में क्या सिर्फ जाति का राज है, सरकार का राज नहीं। इस पर उन्होंने कहा, अमित शाह ने कहा था निजाम, तो हमने कहा राज, योगी राज। हमने कहा आर से रिश्वत, ए से अपराध या आतंक और जे से जातिवाद। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। आज यूपी में हर पुलिस थाने में एक ठाकुर अफसर मिल जाएगा। जब अखिलेश थे तो यादव अफसर मिलता था। केंद्र में बीजेपी के पास 300 सांसद है, लेकिन एक भी मुसलमान नहीं। ये सच्चाई है कि यूपी का चुनाव जाति और सांप्रदायिकता दो चीजों पर जीता जाता है। जनता उन लोगों को वोट भी डालती है। ओवैसी से आगे पूछा गया कि मंडल कमंडल पर होगा यूपी का चुनाव। इस पर उन्होंने कहा मंडल कमंडल तो पुराना हो गया, कास्ट और कम्युनलिज्म पर चल रहा है। बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल और बाघेल साहब को मंत्री क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि आगरा में 29 ऐसी सीटें हैं जहां पर बिना बाघेल साहब के जीत नहीं पाएंगे ये लोग, क्योंकि यूपी चुनाव से ठीक पहले ओवैसी ने कहा था कि वो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ओवैसी ने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में कहा कि उनका कतई मतलब नहीं था कि वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उनकी न तो मुलाकात हुई और न ही इसको लेकर कोई बातचीत हुई। नाजरीन, खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब